Hello everyone, today I am going to teach you looking around subject and assignment of first semester exam। काम क्या है जो 12 डेट से स्टार्ट होती है। नंबर 3 क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स, क्या होगा, क्या हो व्हेन देयर इज वेरी लेस और नो रेन, क्या हो अगर कम बारिश हो और बारिश नहीं हो तो क्या हो सकता है, क्या होगा। व्हाट हैपन्स, क्या हो व्हेन देयर इज वेरी लेस, बहुत कम बारिश हो या तो ना हो और बारिश ना हो तो क्या क्या हो सकता है। आंसर व्हेन देयर इज वेरी लेस और नो रेन, तो क्या होगा अगर बारिश बहुत कम हो और अगर नहीं हो तो क्या हो। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स ड्राई अप, देखो जो रिवर्स है नदी है और जो स्ट्रीम जो झरने हैं वो क्या हो जाए, ड्राई अप यानी सूख जाएंगे। एंड द लेवल ऑफ वेल्स, जो कुएं का जो लेवल सपाटी जो होती है वो क्या है, गोज वेरी डीप, नीचे चला जाएगा पानी एकदम, क्योंकि बारिश ही नहीं होगी तो पानी ऊपर कैसे आएगा। तो जो वेल्स का जो ऊपर की सपाटी होती है वो कहाँ चली जाएगी, नीचे डीप में, गहराई में। देयर इज वाटर स्कैर्सिटी, क्या हो जाएगी, पानी की अछत हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एंड अ सिचुएशन ऑफ ड्रॉट, देखो मैंने बताया क्या सिचुएशन हो सकती है, कहत पड़ सकता है, दुकाड़ पड़ सकता है, दुकाड़ बोलते हैं गुजराती में, उर्दू में कहत बोलते हैं। ड्रॉट पड़ सकता है अराइजिस, इससे क्या है ड्रॉट पड़ सकता है कि अगर वाटर ना हो, स्कैर्सिटी जो होती है पानी की कमी से क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन हो सकती है ऑफ ड्रॉट अराइजिस। सिंस क्या है इनफ ग्रेन, और क्या है अनाज भी नहीं उगेगा, थोड़ा ही अनाज उगेगा, अनाज होगा ही नहीं। एंड फडर आर नॉट अवेलेबल, जो घास चारा जो हम डालते हैं जो एनिमल्स को वो भी नहीं होगा। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, इंसान भी और जानवर भी क्या है सफर होंगे, किससे, फ्रॉम क्या है स्टारवेशन, यानी क्या है कि व्हेन देयर इज वेरी लेस और नो रेन, rivers and streams dry up and the level of wells goes very deep. There is water scarcity and a situation of drought arises since enough grain and fodder are not available. Even human beings and animals suffer from starvation that can इवन लेड टू डेथ, इसमें क्या है कितनों की जाने भी जा सकती है। जबकि जब बारिश ना हो या तो कम बारिश हो तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स वो हमें क्या है क्रिएट हो सकती है। तो क्या है इसके लिए जो बारिश है बहुत ही नेचुरल जो गिफ्ट है, प्रीसियस गिफ्ट है, इसके लिए हम दुआएं करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं कि बारिश हो। तो क्या है इससे बहुत फायदे होते हैं। बारिश ना हो तो हमारी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, बेकार, इंसान क्या है इससे मर भी सकते हैं, क्योंकि खाना दाना नहीं, पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इंसान मर भी जाते हैं। तो क्या है ये अगर हमें लेस बारिश भी हो और ना हो तो ये सब मुसीबतें हो सकती हैं। नाउ चैप्टर नंबर 10। इन चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 है विच डिशेज डज योर मदर मेक फ्रॉम रॉ इंग्रेडिएंट्स, क्या है इंग्रेडिएंट्स विदाउट कुकिंग धैम। अच्छा मम्मी है जो कौन सी डिशेस बनाती हैं जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं विदाउट कुकिंग धैम, पकाए बगैर कौन सी चीजें वो डिशेस बनाती हैं, इंग्रेडिएंट्स है उनके नाम लिखना है। जैसे माय मदर मैक्स, मम्मी बनाती हैं द फॉलोइंग डिशेज फ्रॉम रॉ, जो कच्चे होते हैं इंग्रेडिएंट्स विदाउट कुकिंग देम। नंबर 1 है लेमनेड, जो नींबू पानी होता है। 2 नंबर है सलाड ऑफ रॉ मैंगोज, आपके मुंह में पानी आ गया ना, सलाड यानी खाते हैं ना कच्ची केरियों का, तो सलाड ऑफ रॉ मैंगोज, उसमें क्या डालते हैं अनियन, जेगरी, गुड़ डालते हैं, गुड़ डाल के मम्मी बनाती हैं। नंबर 3 सलाड ऑफ ककुम्बर्स, टोमेटोज, बीट,
देखो सलाद बनाते हैं अपने। सलाद में क्या क्या डालते हैं, एक तो काकड़ी डालते हैं, टमाटर डालते हैं और जो बीट रूट आता है वो डालते हैं। इतना अच्छा बनता है सलाद। तो वो सलाद बनाते हैं, सलाद ऑफ ककुम्बर्स, टोमेटोज, बीट। नंबर 4 चटनी ऑफ गार्लिक, जो लहसुन की चटनी बनाते हैं। एंड रेड चिलीज, साथ में क्या होती है, रेड चिलीज को भी अपने पीस कर बनाते हैं चटनी। इसकी लहसुन की चटनी, चटनी ऑफ गार्लिक एंड रेड चिलीज। नंबर 5 चटनी ऑफ कोरिएंडर, जो क्या है, कोरिएंडर लीव्स, कोतमीर की जो पत्तियां तोड़ते हैं। एंड ग्रीन चिलीज, इसमें क्या मिलाते हैं, हरी मिर्ची बना के जो चटनी बनाते बहुत अच्छी लगती है। उसमें क्या है, क्यूमिन सीड्स भी डालते हैं, जीरा डालते हैं। और क्या है, इसमें जो लीमू होता है, लेमन का जो है, लेमन भी डालने से क्या बहुत अच्छी लगती है। तो चटनी ऑफ कोरिएंडर लीव्स एंड ग्रीन चिलीज। नंबर 6 लस्सी, लस्सी भी बनाते हैं, घर पे लस्सी पीते हैं। 7 नंबर मैंगो प्यूरी, जो मैंगो प्यूरी वो निकालते हैं, मैंगो प्यूरी वो भी हम खाते, वो भी पीते हैं, मैंगो प्यूरी। 8 नंबर है रायता, कितना अच्छा लगता है रायता, दही का जो रायता बनाते हैं, दूधी का रायता, रायता। और नंबर 9 कर्ड्स, दही। ये तमाम डिशेस क्या है, घर में क्या है, हम मम्मी क्या करती हैं, तैयार करती हैं रॉ इंग्रेडिएंट्स विदाउट कुकिंग देम। क्या है, ये जब सब बताए गए हैं, क्या बताए गए, इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, जो हम कच्चा लेते हैं उसे पकाते नहीं है और ऐसे ही सलाद के रूप में और चटनी के रूप में हम उसे खाते हैं। नंबर 2 व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर, सोलर कुकर के क्या क्या फायदे हैं वो हमें बताना है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर, आंसर है द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर आर एज फॉलो, जो नीचे मुताबिक बताए गए हैं। द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर आर एज फॉलोज। नंबर 1 सिंस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सन, इसमें जो है सोलर कुकर को कहाँ से एनर्जी मिलती है, जो है सन में से मिलती है। नंबर 1 सिंस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सन, इसमें क्या है, फ्यूल इज सेव्ड, इसमें क्या है, जो ईंधन जो होता है वो बचता है, इसकी बचत होती है। 2 नंबर फूड कुक्ड एंड स्टीम्ड, क्या है, खाना जो होता है पकता है और उससे क्या है, भाप भी मिलती है। विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, इसको किससे मिलती है, सब सहूलतें, सोलर जो एनर्जी होती है सूरज में से जो लेते हैं अपने सन में से, सोलर एनर्जी हेल्प से क्या है, हम उसे कुक कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, भाप दे सकते हैं। इज मोस्ट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशियस होती है, वो क्या होती है, न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी होती है, जो सोलर एनर्जी मिलती है। इज मोस्ट क्या है, वो न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी होती है। नंबर 3 फूड कुक्ड इन अ सोलर कुकर, किसमें पकाया जाता है, सोलर कुकर होता है उसमें पकता है खाना। रिटेन्स इट्स ओरिजिनल टेस्ट एंड क्वालिटीज, उससे खाने में क्या है, बहुत ही अच्छा स्वाद जो होता है, ओरिजिनल टेस्ट आता है एंड क्वालिटीज। तो ये सब क्या है, हमें बेनिफिट्स है यूजिंग अ सोलर कुकर। तो वंस अगेन आई रीड वंस अगेन, द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर आर एज फॉलोज। नंबर 1 सिंस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सन, फिर क्या है, फ्यूल इज सेव्ड, इसमें क्या है, फ्यूल बचता है, ईंधन बर्तन जो होता है बचता है, इसकी बचत होती है। फूड कुक्ड एंड स्टीम्ड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी इज मोस्ट न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी। नंबर 3 फूड कुक्ड इन अ सोलर कुकर retains its original taste and qualities. नंबर 4 है
फूड इज इजी टू डाइजेस्ट, और जो खाना क्या है हजम होने में भी क्या होता है, आसान होता है। उससे क्या है, खाना हल्का पकता है तो उससे क्या है, हजम हो जाता है जल्दी खाना। तो इससे हमें क्या क्या है, ये फायदे होते हैं सोलर कुकर्स में पकाने से। और नंबर है फूड इज इजी टू डाइजेस्ट। नाउ चैप्टर 11। नंबर 1, विच प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाय। मेक अ लिस्ट बनाने का है, कहाँ कहाँ से ट्रेन गुजरती, कहाँ कहाँ से पास होती है, तो उसकी एक हमें क्या बनाने का है, मेक अ लिस्ट। आंसर है द ट्रेन पास्ड द फॉलोइंग प्लेसेस। कहाँ कहाँ से ट्रेन गुजरती है, द ट्रेन पास्ड द फॉलोइंग प्लेसेस। पोटैटो फील्ड्स, अ सैंडी डेजर्ट, मिलेट फील्ड्स, जहाँ खेतों में कैसे भी अपने जाते हैं, जब ट्रेन में बैठते हैं तो विंडो में सब देखते हैं क्या क्या खेत में सब फील्ड्स आते हैं, खेतर आते रहते हैं ना, तो पोटैटो फील्ड्स आता है। अ सैंडी डेजर्ट, मिलेट फील्ड्स, ग्रीन मीडोज, अ टेम्पल, हाउसेस, अ टी शॉप, अ हिल, अ ब्रिज, अ पाथ, पडल्स ऑफ वाटर, क्या है, छोटे छोटे खाबूचे दिखाई देते हैं वाटर के, हट्स, बुशीज, फार्म्स, वेल्स, गार्डन्स एंड पार्क्स, अ धोबी घाट, अ स्मॉल बाजार, विलेज फेयर्स एटसेट्रा। ये सब जब ट्रेन निकलती है वहां से तो हम सब देखते हुए जाते, बहुत मजा आता है ना, विंडो के पास बैठते हैं और सब बाहर का नजारा देखते हैं। तो कहाँ कहाँ से ट्रेन पास होती है हमें लिस्ट बनाना है। तो आंसर है द ट्रेन पास्ड द फॉलोइंग प्लेसेस, पोटैटो फील्ड्स, अ सैंडी डेजर्ट, मिलेट फील्ड्स, ग्रीन मीडोज, अ टेम्पल, हाउसेस, अ टी शॉप, अ हिल, अ ब्रिज, अ पाथ, puddles of water, huts, bushes, farms, wells, gardens and parks, a धोबी घाट, a small bazaar, विलेज फेयर्स एटसेट्रा। ये तमाम से क्या है, ट्रेन वहां से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 2, एट विच प्लेसेस इज द फैसिलिटी ऑफ रोपवेज। अब कौन सी जगहों पर रोपवेज की फैसिलिटीज दी गई है। प्रोवाइडेड, विच प्लेसेस ऑफ गुजरात हैव रोपवेज। अब गुजरात में कहाँ कहाँ रोपवेज है वो हमें बताना है, यानी कि एट विच प्लेसेस इज द फैसिलिटी ऑफ रोपवेज, कहाँ पर ये रोपवेज की फैसिलिटी है प्रोवाइड किया गया है। और विच प्लेसेस ऑफ गुजरात, विच प्लेसेस ऑफ गुजरात हैव रोपवेज। अब गुजरात में कहाँ कहाँ रोपवेज है वो हमें बताना है। आंसर, रोपवेज आर प्रोवाइडेड इन वेरी हाई माउंटेनस रीजन्स। कहाँ पर होती है ये रोपवे, जो बहुत ऊंचाई पर चीजें होती है देखने लायक, लेकिन ऊंचाई पर पहाड़ पर होती है, तो वहां पर क्या की फैसिलिटी दी जाती है, रोपवे की। तो रोपवेज आर प्रोवाइडेड इन वेरी हाई माउंटेनस रीजन्स वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू क्या है, कंस्ट्रक्ट रेलवेज और रोडवेज, एंड वेयर द पाथ फॉर वॉकिंग इज वेरी लॉन्ग एंड क्या है, टेडियस इन गुजरात। तो क्या है, ये जहाँ भी ये रोपवेज की जो फैसिलिटी दी जाती है वहाँ पॉसिबल नहीं होता है क्या करना, कंस्ट्रक्ट करना, कि रेलवेज बनाना या तो रोडवेज करना, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर होता है। तो रेलवेज और रोडवेज का तो सवाल ही नहीं होता। एंड वेयर द पाथ चलने के लिए बहुत टाइम लगता है, फॉर वॉकिंग इज वेरी लॉन्ग एंड टेडियस इन गुजरात। रोपवेज हैव बीन प्रोवाइडेड एट अंबाजी
पावागढ़, सापुतारा एटसेट्रा। अब जो बहुत ऊंचाई पर ये सब जो मंदिर आए हुए हैं वो कहाँ है गुजरात में? गुजरात में आए वो कौन कौन से हैं? एक तो अंबाजी है, पावागढ़ है, सापुतारा एटसेट्रा। ये जो क्या है, जो चीजें दी है जो देखने लायक जो है, ये चीजें कहाँ पर गुजरात में? ये गुजरात में आई हुई है, पर कौन कौन सी बात इसमें पूछा है कि विच प्लेसेस ऑफ गुजरात हैव रोपवेज। तो यहाँ क्या है? अंबाजी है, पावागढ़ है और सापुतारा में क्या है? रोपवेज की फैसिलिटी क्या है? प्रोवाइड की गई है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है, इस पे हम चढ़ नहीं सकते। ना रेलवेज यूज होता है यहाँ, ना रोडवेज यूज होता है, बट क्या है, और ये सफर भी लंबा होता है, इसके लिए क्या है यहाँ पर रोपवेज की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। तो गुजरात में कौन कौन सी चीजें हैं जितनी ऊंचाई पर है? अंबाजी है, पावागढ़, सापुतारा एटसेट्रा। नाउ चैप्टर नंबर 12। अब कहाँ पर आते हैं हम? चैप्टर नंबर 12। नंबर 1, व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ऑन हाउस। अब दीपाली लड़की है, बुक में बताए लेसन में, वो लड़की जो है वो दीपाली इसके घर में क्या क्या काम करती है? व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ऑन हाउस। खुद के घर में क्या क्या काम करती है? आंसर, दीपाली डज द फॉलोइंग वर्क इन हर ऑन हाउस। क्या करती है अपने घर में? एक तो दीपाली डज द फॉलोइंग वर्क इन हर ऑन हाउस। नंबर 1, प्रिपेयरिंग फूड, खाना बनाती है फॉर हर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने भाई और जो छोटे भाई और बहनें हैं उसके लिए वो खाना बनाती है। नंबर 2, क्लीनिंग द हाउस, घर की साफ सफाई करती है। एंड वॉशिंग द यूटेंसिल्स, क्या है, घर में साफ सफाई करती है और क्या है, बर्तन साफ करती है। नंबर 3, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, ये तमाम काम हो जाने के बाद वो क्या करती है? गोइंग टू लीव हर ब्रदर, जो उसका छोटे भाई होता है उसको कहाँ ले जाती है? वो उसको विथ देयर फादर, वो उनके फादर के पास लेकर जाती है वो। और नंबर 4 है टेकिंग हर यंगर सिस्टर्स सुमन एंड शीला, जो उसकी 2 छोटी बहनें हैं उनका नाम क्या है? सुमन और शीला है। वो दोनों को कहाँ ले जाती है? टू स्कूल। टेकिंग हर यंगर सिस्टर्स सुमन एंड शीला टू स्कूल, वो कहाँ लेकर जाती है? उनको स्कूल छोड़ने जाती है। नंबर 5, हेल्पिंग हर मदर टू कुक द इवनिंग मील, और जो शाम के खाने पकता है उसमें अपनी मम्मी की वो हेल्प भी करती है। तो दीपाली क्या क्या काम करती है? दीपाली डज द फॉलोइंग वर्क इन हर ऑन हाउस। नंबर 1, प्रिपेयरिंग फूड फॉर हर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नंबर 2, क्लीनिंग द हाउस एंड washing the utensils. Number 3, after finishing the work, going to leave her brother with their father. Number 4, taking her younger sisters Suman and Sheila to school. Number 5, helping her mother to cook the evening meal. Okay, अब now number 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द फंक्शंस ऑफ अ कोर्ट। अब कोर्ट के 2 काम बताने हैं हमें। कोर्ट क्या क्या काम करती है? अपने कोर्ट में जाते हैं, क्या क्या होता है वहाँ पर? और स्टेट द फंक्शंस ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट के काम बताने हैं, क्या क्या फंक्शंस करता है कोर्ट, क्या करती है। नंबर 1 आंसर है, अ कोर्ट ब्रिंग्स about peaceful and just solutions to people's fights and arguments। जो कोर्ट है जो होता है पीसफुल, जो शांति से जो होता है, एंड जस्ट जो सॉल्यूशंस जो होता है शांति से देती है। एंड द पीपल्स फाइट्स, जो लड़ाई होती है आपस में, लोग झगड़े करते हैं,
तो ऐसा मामला कहाँ जाता है, कोर्ट में जाता है। एंड आर्ग्यूमेंट्स सुनती सबकी कंसर्निंग प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस। जो प्रॉपर्टी के जो झगड़े होते हैं, आपस के झगड़े होते हैं, उनका सॉल्यूशन करती है कोर्ट। फॉर दिस जज लिसन्स, जो है सब चीजों को क्या है जज सुनता है। टू द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर्स, जो आमने सामने जो लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं, उनकी दलीलें वो क्या है जो जज होता है वो सुनता है। ऑफ बोथ पार्टीज, जो बोथ पार्टीज होती है आमने सामने की, दोनों पार्टी के जो लॉयर्स होते हैं उनकी आर्ग्यूमेंट सुनता है जज। एंड देन, और उसके बाद गिव्स अ वर्डिक्ट, चुकादा देता है अबाउट द केस। क्या है, दोनों की सुनवाई होने के बाद जज को जो यूज बराबर प्रॉपर लगता है कि ये बराबर है, ये गलत है, उसके अबाउट क्या है वर्डिक्ट करता है अबाउट द केस। अ कोर्ट पनिश करती है किसको, क्रिमिनल्स को। क्या है, जो होते हैं गुनहगार, उनको सजा भी देती है। द कोर्ट पनिशेस क्रिमिनल्स। तो इस तरह क्या है, कोर्ट अपना जजमेंट देती है, जो जज होता है वो लास्ट में अपना फैसला सुनाता है। तो इस तरह से क्या है, कोर्ट में ये सब तमाम काम किए जाते हैं। आपस के झगड़े होते हैं, जो प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं, अपने आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, ये तमाम बातों का क्या है, जो आमने सामने के जो दो लॉयर्स होते हैं, बोथ पार्टीज के, उनको क्या है जज की आर्ग्यूमेंट्स को सुनता है। एंड देन क्या होता है, गिव्स अ वर्डिक्ट अबाउट द केस। फिर कोर्ट क्या करती है, पनिशेस क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें क्या करती है, सजा भी देती है। नाउ नंबर 3, व्हाट जॉब्स डज अ पुलिसमैन डू। अभी हमने कोर्ट के काम देखे, अब पुलिसमैन क्या क्या काम करती है तो हमें उसके अबाउट बताना है। कि आंसर, इफ देयर इज रॉबरी, अगर कहीं क्या मच गई है, कहीं चोरी हो गई है, लूट है, फाइट्स है, राइट्स होते हैं, जैसे अपने अंदर जो झगड़े होते हैं, कोमवाद होता है, और एक्सीडेंट्स होते हैं इन द विलेज और सिटी। क्या करती है, द पुलिस टेक नेसेसरी, जो पुलिस को लगते हैं ऐसे वो स्टेप्स लेती है, पगले लेती है, कदम उठाती है जो उसको जरूरी लगता है कि यहाँ पर ऐसा करना चाहिए। तो टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर पीस एंड ऑर्डर, जो पीस और शांति के पगले भरती है। एंड टू प्रिवेंट एंड सोल्व, क्या है, क्राइम जो होते हैं, जो गुने होते हैं, उनको सोल्व करती है। पुलिस डू वॉट एवर इज नेसेसरी टू अरेस्ट द कल्प्रिट, अगर उसे लगता है पुलिस को कि ये गुनहगार हैं, इनको पकड़ना जरूरी है, तो उन्हें अरेस्ट भी करती है। एंड सी दैट ही शी इज पनिश, कल्प्रिट जो होते हैं गुनहगार को अरेस्ट करके उन्हें जो भी हो, लेडी हो के जेंट्स हो, उनको क्या करती है, पनिश करती है, सजा देती है। तो ये तमाम काम जो है पुलिसमैन करती है। तो पुलिसमैन अपने लिए क्या है, ये भी बहुत अपने लिए उपयोगी है, कारामद है। इनके काम है कि अगर कहीं रोबरी हो गई है, कहीं लूट, कहीं चोरी हो गई है, कहीं डाका डल गया है, लूट हो गई है, फाइट्स है, राइट्स होते हैं अपने यहाँ, और एक्सीडेंट भी होती है तो फौरन पुलिस आती है। इन द विलेज, गांव हो या सिटी, इन द विलेज और सिटी, यानी गांव हो या सिटी, वहाँ पर फौरन आ जाती है पुलिस। द पुलिस टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर पीस एंड ऑर्डर एंड टू प्रिवेंट एंड सॉल्व करती है क्राइम। पुलिस डू, वही करती है, वॉट एवर इज नेसेसरी टू अरेस्ट द कल्प्रिट एंड सी दैट, और देखती है कि ये गुनहगार है तो उसे क्या करती है, पनिश भी करती है। दैट ही पब्लिक शी इज पनिश्ड। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये है, यहाँ पर मैंने पूरा असाइनमेंट आपको दे दिया है। ये असाइनमेंट अपने को आपको अच्छी तरह से याद करना है। और ये जो भी है पेपर, वो कौन सी डेट को होगा, 15 डेट से स्टार्ट होगा। आपको बराबर ये है, मैंने लॉन्ग आंसर भी दिए हैं और जो 1 और 2 सेंटेंस आंसर भी सब दे दिए हैं। चैप्टर 12 में से आपको बराबर लिखना है, वीडियो में से देखकर। अरे लर्न करना है, फर्स्ट तो आपको लर्न करना है, लेकिन एनी प्रॉब्लम होती है तो आप देखकर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें पेपर भिजवाना है आपको, और हमें अच्छी तरह से लिखकर
उसको पेपर बेचकर आपको अच्छे मार्क्स क्या है ऑब्टेन करना है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दे रही हूँ ड्राइंग का भी असाइनमेंट दे रही हूँ, जो लास्ट में होने वाला है 22 सेकेंड डेट को है। देखिए आपको क्वेश्चन 1 में क्या बनाना है, एक पिक्चर बनाना है, फिश की पिक्चर बनाना है और उसको अच्छी तरह से कलर करना है। ओके, क्या है यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ द फिश एंड कंप्लीट इट विथ कलर्स। और ये इसके मार्क्स होंगे 15। कितना मार्क्स का पेपर है ये? 15 मार्क्स का है। मैं जब को वीडियो में दे रही हूँ तो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द फिश एंड कंप्लीट इट विथ कलर्स। 2 क्वेश्चन होंगे इसके। हमको एक पेज के ऊपर एक साइड पे पिक्चर बनाना है फिश की एंड सेकेंड पेज पर बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द नेचुरल सीनरी। अब नेचुरल सीनरी बताना है हमें, जैसे माउंटेन्स बताना है, बर्ड्स वहाँ पर उड़ते हैं और नीचे से एक रिवर बहती है, फिर जो अपने हाउसेस बनाना है, उसके बाद ट्रीज ड्रॉ करना है। ये तमाम जो नेचुरल होता है चीजें वो सीनरी में हमें बताना है। तो इसके ये है मार्क्स, इसके ज्यादा मार्क्स है क्योंकि ये पिक्चर जरा लॉन्ग पिक्चर होगी, तो इसके मार्क्स मैंने लिए हैं 25। कितने मार्क्स लिए हैं? 25। 15 मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन के हैं और सेकंड क्वेश्चन के हैं 25 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स होंगे 40। तो हमें 40 मार्क्स का पेपर है। अच्छी तरह से ऑप्टेन अगर इसमें ड्राइंग में कवर करोगे अच्छे मार्क्स तो आपके परसेंटेज और ज्यादा क्या है बढ़ सकते हैं। तो हमें अच्छी तरह से करके लेकर आना है। ये लास्ट पेपर होगा और इसको अपने को क्या है नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये पिक्चर ये अच्छी से ड्राइंग बना के लाना, बड़ा फुल स्केप लेना, ऐसा लेने का है आपको कागज। और क्या है पेपर लेंगे, कौन सा लोगे आप? कोरा पेपर लेना है, ब्लैंक पेपर लेना है, लाइनिंग वाला नहीं चलेगा। तो ब्लैंक पेपर लेना है, कोरा पेपर लेकर एक साइड पे पिक्चर बनाना है फिश की, ऊपर हेडिंग लिखना है द फिश एंड उसके बाद की पिक्चर बनाना है द नेचुरल सीनरी। क्या बनाना है? द नेचुरल सीनरी एंड कंप्लीट इट विथ कलर्स। इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट इट विथ कलर्स। इज क्वेश्चन नंबर 1 इज 15 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज 25 मार्क्स। व्हाट इज द टोटल? 40 मार्क्स। तो हमको अच्छी तरह से आउट ऑफ 40 में से कम 39 या 38 मार्क्स तो ऑब्टेन करना ही है। अच्छी गुड पिक्चर्स बनाकर जिसे हम देखकर बहुत खुश हुए। ओके, तो आपको ये पिक्चर बनाकर मुझे लाकर देना है। इधर 10 पेपर होंगे आपके। कितने पेपर हो गए? 10 पेपर्स। तो हमको अच्छी तरह से ये लास्ट है जो होगा वो ड्राइंग का पेपर होगा और हमें अच्छी तरह से ड्राइंग करना है। ओके, देखिए क्या है ये लुकिंग अराउंड जो सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, ये फॉर्मेट है उसका। तो आपको मैं फॉर्मेट भी दे रही हूँ। इसके ही जैसे हमें यहाँ पर मार्क्स भी लिखे हैं और जैसा मैंने क्वेश्चन पेपर भी इस मुताबिक ही आएगा। आपको देखिए यहाँ पर जितने मार्क्स मैंने क्वेश्चन पेपर में भी उतने ही मार्क्स रखे हैं। नंबर 1 होगा ए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव जो होते वो होगा, और बी में है ब्लैंक्स रहेंगे, हमको क्या है अप्रोप्रिएट वर्ड से उसको फिलअप करना है। एंड क्वेश्चन 2 है राइट और रॉन्ग। ये क्या है? राइट और रॉन्ग होगा। अच्छा देखो वो जो ऑप्शन वाला आएगा एमसीक्यू से वही 4 मार्क्स का है, ब्लैंक्स भी 4 मार्क्स की, बिकॉज 4 ही लिखना है हमें। तो यहाँ पर है 4 and 4, 4 मार्क्स का है। उसके बाद है जो ट्रू फॉल्स है, राइट रॉन्ग है, वो भी 4 मार्क्स के हैं। और जो मैच करना है कॉलम्स भी है वो भी 4 ही। एक मैंने एक क्वेश्चन दी, इसमें 1 क्वेश्चन है वही 4 है, वो भी 4 मार्क्स के हैं। फिर क्लासिफिकेशन दिया है, अलग अलग करना है अपने को, तो ये भी मैंने 4 मार्क्स के दिए हैं। और डू एज डायरेक्टेड में जो एक क्वेश्चन 1 दिया वो भी 4 मार्क्स का है। बट क्या है लास्ट में जो क्वेश्चन 4 है 1 और 2 सेंटेंसेस जो है वो 8 मार्क्स का है। उसमें से मैंने आपको 10 दी है, उसमें से हमें आप कितने करने हैं? 8, एनी 8 आउट ऑफ 10। मैंने टोटल 10 क्वेश्चन दिए हैं बट हमें कितने करने हैं? 8 करना है। 1 आंसर है 1 मार्क्स का है, इसलिए हम 8 करेंगे तो 8 मार्क्स होंगे, लेकिन हमें क्लियर बराबर लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन 5 लास्ट जो होगा वो भी होगा क्या है? वो होगा कितना मार्क्स का? 8 मार्क्स का। बट वो क्या है मैंने 6 दिए हैं क्वेश्चन, हमें कितने लिखने हैं उसमें से? एनी 4। यहाँ पर लॉन्ग आंसर ब्रीफ आंसर है, इसके लिए जो ईच आंसर है वो होगा 2 मार्क्स का होगा, तो हमें लिखने हैं 6 में से एनी 4।
तो जिस तरह से ये फॉर्मेट है इसी तरह से मैंने पेपर निकाल ऐसा पेपर बताया है आपको। जो 15 डेट से शुरू होगा पेपर, वो मेरा जो है लुकिंग अराउंड, वो इस मुताबिक ही पेपर मैंने बनाए हैं। आपको अच्छी तरह से पढ़कर जो मेरा असाइनमेंट है उसमें से ये आंसर मिलेंगे और अच्छी तरह से लिखकर आकर स्कूल में आपको सबमिट करना है। ओके।